हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। कुछ दिनों से मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से मैं वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी। जैसे कि आप जानते हैं मेरा सिलेक्शन वर्ग 3 में हुआ है, तो कुछ दिनों में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनका मुझे काम करवाना था, तो बस उन्हीं कामों में बिजी थी, जिस वजह से मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में और कम उम्र में सिलेक्शन हुआ है, उसी तरह आपका भी सिलेक्शन हो। तो इसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी। जो भी मेरी बुक्स, स्टडी मटेरियल या फिर जो भी टीचरों से मैंने पढ़ाई की है उनके बारे में मैं आपको टाइम टाइम पे सजेस्ट करती आ रही हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप में से कोई इस वीडियो से मुझसे जुड़ रहा है तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर जाके देखें। मैंने आपको किन बुक्स से पढ़ना चाहिए, किन टीचर से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, ये बातें अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आपको करना क्या है। आज की वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पर है कि आपको क्या नहीं करना है। सिलेक्शन सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं होता कि हमने कितना पढ़ा, हमने किस तरीके से पढ़ा, हमने क्या गलतियाँ नहीं की जो और लोगों ने की, जिस वजह से वो 2-4 नंबर से रह गए, या फिर उनने बहुत सारा पढ़ा लेकिन वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। हाँ, सिर्फ ये कहना कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनने मेहनत नहीं की होगी, ये बहुत गलत बात है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, उनमें बस इतनी सी गलती की हुई होती है कि उन्होंने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की होती है, या फिर उन्हें पता नहीं होता कि उनने क्या गलतियाँ की हैं। तो आप लोगों के लिए जितना ज़रूरी ये जानना है कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं या फिर किन बुक्स से पढ़ते हैं, तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो गलतियाँ कौन सी नहीं करते हैं, ताकि आप भी वो गलतियाँ ना करें। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाली हूँ जिनका आपको खास ध्यान रखना है, ताकि आपका भी सिलेक्शन इस बार वर्ग 3 में या जो वर्ग 2 आप देने वाले हैं उसमें हो जाए। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन वर्ग 3 में हुआ है और अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। अब जो नेक्स्ट मंथ मेरी एग्ज़ाम है तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बार का जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम है वो मैं भी देने वाली हूँ। तो अभी के लिए मैंने ये स्क्रीन पे आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, ये बुक है अरिहंत की वर्ग 2 की सामाजिक विज्ञान। हाँ, मैं सामाजिक विज्ञान से हूँ, तो मैंने ये अरिहंत की अभी पढ़ने के लिए वर्ग 2 की बुक मंगवाई हुई है और एनसीईआरटी में साथ में रीड कर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने अभी ये बुक मंगवाई है, नई है बिल्कुल, तो आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर की थी, मुझे 390 रुपये में ये मिली है। मैं इसी को पढ़ रही थी, हाइलाइटर भी मेरा सामने रखा हुआ है। तो हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको गूगल खोलना है, MPSB की साइट पे जाना है और सबसे पहले सिलेबस चेक करना है। हाँ, सबसे पहले आप सिलेबस का PDF खोलें, उसमें देखें कि कितने सब्जेक्ट हैं और उनमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मैं जानती हूँ कि अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि पहले प्री मेंस हो गया था और अब बस एक एग्ज़ाम होना है। तो मेरी माने, अभी आप जो प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि प्री तो आपका था ही, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। आगे सिलेबस में क्या चेंज होता है या एग्ज़ाम पैटर्न में, वो अभी कोई क्लियर नहीं कर सकता। और आप ये वीडियोस के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें कि प्री होना है, मेंस होना है, कैसा क्या, क्योंकि अभी आप बस पढ़ाई पे ध्यान दें, आपको टेंशन नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है एक एग्ज़ाम होना है तो सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्टूडेंट्स में। तो अभी आप जो प्री का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि अगर कुछ चेंज भी होता है तो 100% सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। तो आपको हेल्प तो रहेगी और आपको अभी से पढ़ना तो पड़ेगा, आप एकदम फ्री होके तो बैठ नहीं सकते। तो आप जो वर्ग 2 या वर्ग 3 का जो प्री का
पुराना सिलेबस है उसको देखें, उसके जो सब्जेक्ट हैं आप उन्हीं को पढ़ें। अगर हम वर्ग 3 की बात करें तो आप वर्ग 3 का सिलेबस निकालें और जो भी उसका पुराना सिलेबस है या तो आप प्रिंट आउट निकालें। और मैं अपना बताऊँ, मैं प्रिंट आउट नहीं निकालती थी, मैं तो जो सिलेबस होता था उसको अपने हाथों से लिखती थी। मैंने शायद आपको एक पुराने वीडियो में बताया भी है कि मैं 8-10 पेज को पिंच कर लेती थी। ये मैंने मैथ के लिए भी किया था, फॉर्मूला लिखने के लिए, और इसी तरीके से मैं अपना जो सिलेबस होता था वो लिखती थी। लिखने का रीज़न ये भी था कि मैं टॉपिक वाइज़ करती थी। मैं ऐसा नहीं करती थी कि मैंने किसी का कोर्स लिया हो कि मैं उसके हिसाब से पढ़ रही हूँ जो वो पढ़ा रहे। नहीं, अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आप फिर लाखों बच्चों की तरह ही चल रहे हैं, क्योंकि लाखों बच्चे भी यही कर रहे हैं। आपको सिलेक्शन 10,000 5,000 सीट पे चाहिए, तो आपको तरीका भी अलग ही अपनाना होगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप 8-10 पेज पिंच करें, उन पे अपने हाथों से सिलेबस लिखें और एक-एक करके टॉपिक खुद कंप्लीट करें। इस भरोसे में ना रहें कि जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं वही आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएँ, जल्दी करवाएँ। यूट्यूब पे सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, अच्छे से पड़े हुए हैं। और जो प्री का मैं बोलूँ तो जो एमपी का है वही राजस्थान का है, यूपी का है, सीटेट में है टॉपिक्स। तो आप अगर टॉपिक को निकालते हैं तो आपको किसी न किसी टीचर का देखने को मिल जाता है, आप उनसे कवर करें। तो सबसे पहले आपको ये करना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो जो पढ़ाते जा रहे हैं आप पढ़ें। आप सिलेबस देखें, सिलेबस अपने हिसाब से मैनेज करें कि आपको कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंटरेस्टेड है। तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करें यूट्यूब से, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी कम है। तो यूट्यूब से कोशिश करें, क्योंकि यूट्यूब से बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सिलेबस को लिखें और हर टॉपिक को यूट्यूब से देखें, उनके नोट्स बनाएं, और जो रजिस्टर में आपने जहाँ पे लिख के रखा है कि ये टॉपिक है तो उस पे फिर आप टिक करते जाएं। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। जब आपके सामने लिखा होगा ना कि आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपको खुद मन होगा कब इन पे सब पे टिक लग जाएं, इन पे बस हो जाए कि हाँ ये मैंने सब कवर कर लिए हैं। तो अगर आपका मन भी नहीं लगता तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, आपके पास रिटन फॉर्म में वो सिलेबस होना ही चाहिए। दूसरी मिस्टेक्स बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि बहुत सारी बुक्स खरीद लेना। हाँ, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाने हैं, अरिहंत की बुक ले लेते हैं, लूसेंट की ले लेते हैं। एक दो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने लॉन्च कर दी बुक, कह दिया अच्छी बुक है, उनकी भी मंगा लेते हैं। और कुछ कसर रह गई तो सीटेट वीट की बुक और मंगवा लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि बुक्स, एक बुक को भी पूरे तरीके से पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बोर होने लगते हैं बुक से। और अगर आप 6-7 बुक, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं इसकी बुक भी अच्छी होती है, उसकी बुक भी होती है, इसको भी ले लें। भाई आप एक बुक लेके पहले पढ़ो तो पूरी एक बुक कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है कि आप 3-4 तरह की बुक्स से पढ़ लें। आप कोई भी एक अच्छी, हाँ, बुक लेते समय ये ध्यान देना है कि आप ऐसी बुक ना ले लें जिनसे आपको पढ़ने में भी दिक्कत आए और जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। इसलिए अच्छी बुक लें, कम बुक लें, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें और कोशिश करें कि नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आपका मन नहीं लगेगा बुक उठाने को। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, पर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप उन बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बुक्स कम ही लें, पर उन्हें अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें नोट्स बनाएं। और तीसरी मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप लोग क्या करते हैं, ऑल टाइम यूट्यूब पे कहीं किसी टीचर को देखेंगे, कहीं किसी टीचर को। पढ़ाई है, एमसीक्यू के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं किन टीचर की बात कर रही हूँ, जो आपको नई नई खबरें देंगे कि इस तरीके से ये नहीं करना है, इस तरीके से ये नहीं, एग्ज़ाम में ये होने वाला है, वो होने वाला है। आप फिर करते हैं टेंशन। आपको ऐसा नहीं, आपको 1000 यूट्यूब चैनल, 1000 टीचर्स को फॉलो नहीं करना है। मैं कहती हूँ कि हाँ, एक टीचर के भरोसे भी नहीं रहना है, 2-3 टीचर ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई
कि आपको मोटिवेशन देने का काम करें। ये नहीं कि व्यू के लिए कुछ भी वीडियो बना रहे हैं। बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जो रोज़ वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके आपको मतलब व्यूज़ के लिए परेशान कर देंगे। आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है, आप फिर 10 यूट्यूब चैनल्स को खोजेंगे। मेरी माने 1-2 टीचर्स और जो भी टॉपर्स के चैनल होते हैं जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 1-2 उन लोगों को फॉलो करें और उनको भी किनको जो ये नहीं कि बस उन्हें वीडियो और व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। 1-2 चैनल फॉलो करें, उनकी वीडियोज़ देखें। ज़्यादा आपको ये नहीं कि जो वीडियो आई किसी ने कुछ वीडियो डाल दी, आप देख रहे हैं उसकी टेंशन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1-2 लोगों को फॉलो करें, वो जो बताएँ आपको लगे कि हाँ ये बात सही है और मैं इस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ, तो उस इंसान को फॉलो करें, उसकी वीडियोज़ देखें, वरना बिल्कुल ना देखें। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब और ऐसे किसी भी इंसान को अपना सारा समय दे दें। आपके पास कुछ महीने हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ, एमसीक्यू लगाना है आपको। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यू नहीं लगाते, वो सोचते पढ़ते जाते हैं। एमसीक्यू लगाने से क्या होता है, जब हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा, हमें याद ही नहीं होगा, तो एमसीक्यू कहाँ से सही लग जाएंगे। पर मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम्स में जितना याद रहना ज़रूरी है, उतना ही एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि आपको ना वहाँ पे ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने याद किया था, नहीं। वो किस तरीके से आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन ऐसा देंगे और उसमें ऑप्शन ऐसे देंगे कि आप 2-3 क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको आंसर पता होगा, लेकिन वो ऑप्शन इस तरीके से होंगे कि आप आंसर में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए एमसीक्यू लगाना ज़रूरी है, इसलिए एमसीक्यू को स्किप ना करें। और नेक्स्ट, जो मिस्टेक्स बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने की थी, जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो मिस्टेक्स मैंने नहीं की थी। हो सकता है ये पॉइंट आप लोगों को गलत लगे, अगर लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। हद से ज़्यादा टेस्ट लगाना, हाँ, सब लोग बोलते हैं कि टेस्ट लगाइए, बट मैं अपना बताऊँ तो मेंस के टाइम मैंने 4 या 5 से ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए। हाँ, मैं कह रही हूँ 5 भी नहीं लगाए होंगे, 3 या 4 टेस्ट लगाए थे मैंने। रीज़न ये था कि हम लोग को 2-2.5 महीने ही पढ़ने मिले थे। उसमें अगर मैं पढ़ाई करने की जगह जो सिलेबस चेंज हुआ था, अगर टेस्ट ही लगाती तो मैं पढ़ती कब? टेस्ट किस चीज़ का लगाया जाता है? जो हमने पढ़ लिया हम उसको चेक करते। अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम चेक क्या करेंगे? और ऐसा भी नहीं कि अगर आपकी पढ़ाई हुई तो आप टेस्ट ही टेस्ट लगाएं। टेस्ट लिमिट में लगाए जाते हैं, फिर ये देखा जाता है कि हमारी गलतियाँ किस टॉपिक में, फिर उस टॉपिक को उठाया जाता है और अच्छे डीप में उसको क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के बाद हमें हो गया कि हाँ, हमसे ये गलती इस टेस्ट में हुई थी, अब आगे नहीं होगी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आप टेस्ट लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट लगाया, कम नंबर आए, फिर दूसरा टेस्ट, वो मतलब ये सोचते हैं कि हम टेस्ट लगाते जाएंगे हमारे नंबर बढ़ेंगे। टेस्ट में नंबर बढ़ाने का जो तरीका होता है वो ये बहुत गलत है। उसका तरीका ये होता है, आपने टेस्ट लगाया, आपको ये समझ आया कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ कमी है, उस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करें। आपको वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट लगाएं। ये नहीं कि आप टेस्ट ही लगाते रहें। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे थे, उन लोगों को पता नहीं किस टीचर ने बोल दिया कि टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने से नंबर बढ़ते हैं। मैं मानती हूँ टेस्ट लगाने से नंबर बढ़ते हैं, वो तब बढ़ते हैं जब आप अपनी गलतियों पे काम करते हैं। उन लोगों ने क्या किया, 2 महीने पढ़ाई किए थे, टॉपिक ही नहीं पता था उन्हें कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक आने। वो क्या करते थे, बस एक टीचर का पेड कोर्स ले लिया, और वो कोर्स भी कैसे लिया, बस एमसीक्यू बेस, एमसीक्यू लगाते गए लगाते गए। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको एक सरकारी नौकरी सिर्फ आप 10-20 हज़ार एमसीक्यू लगा लेंगे तो आपको मिल जाएगी? क्या एग्ज़ाम इतना ईज़ी बनता है कि कोई टीचर आपको 10-15 हज़ार क्वेश्चन करवा दे और आपसे एग्ज़ाम बन जाए? आपको बेस क्लियर करना पड़ता है, उस टॉपिक को ऐसे समझना होता है कि क्वेश्चन वहाँ इस तरीके से आ जाए जो आपने नहीं भी पढ़ा, तो आप अपनी बुद्धि से जो आपने पढ़ा
उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप वहाँ कर पाओ। ये आप सोचो कि मैं 10,000 15,000 क्वेश्चन लगा लूँ, MCQ कर लूँ। MCQ बस इसलिए होते हैं कि आपने टॉपिक कर लिया, आप प्रैक्टिस के लिए कर लो। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं आपसे कह रही हूँ आप 10,000 छोड़ो, आप 1,00,000 क्वेश्चन लगा लो, आप फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक कवर करना पड़ता है, उसको अच्छे से समझना पड़ता है। अब ये पुराने एग्ज़ाम नहीं रहे हैं कि जहाँ आपने रट लिया। तो पहली बात, आप 10,000 क्वेश्चन भी लगा लो, याद कितना रख पाओगे? याद हम उस चीज़ को रख पाते हैं जिसको हमने अच्छे से समझा। आप समझोगे नहीं, कितना रटोगे? हम बचपन में नहीं है कि आप रट लोगे। तो इसका आप ख़ास ख़्याल रखें कि आपको टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ये नहीं कि आप बस टेस्ट ही लगाते रहें। बहुत से लोगों ने, मेरे दोस्तों ने ये किया, 2 महीने मिले तो वो सिलेबस को उठा के टॉपिक्स को यूट्यूब से कवर करने की जगह वो लोग दिन में 3 टेस्ट लगाते थे। हाँ, एक दिन में 3 टेस्ट, मतलब आप अपने कितने घंटे बर्बाद कर रहे हो। कहने को 14-15 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 14-15 घंटे में आपको जो टॉपिक्स दिए गए थे, क्या आपने उनको कवर किया? नहीं किया, आपने टाइम पास किया। मैंने मैं कह रही हूँ ना, मैं अपवाद हूँ कि टेस्ट लगाने वाले बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। मैंने तो नहीं लगाए, फ्री के टाइम पे मैंने लगाए थे, लेकिन उस समय में बताऊँ, मैंने 10 के समथिंग ही टेस्ट लगाए थे, इससे ज़्यादा नहीं। पर जो भी 10 मैं टेस्ट लगाती थी, उससे मैं कुछ ना कुछ सीखती थी। टेस्ट लगाती थी, अपना स्कोर देखती थी, सब्जेक्ट वाइज़ देखती थी, कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो अब इस सब्जेक्ट को करना है, और किस तरीके के क्वेश्चन मुझसे गलत हुए, मतलब ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, तो बस मेरा फोकस होता था कि अब मुझे उस टॉपिक पे वर्क करना है। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, प्लीज़ आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी भी एक पॉइंट को लेकर ऐसी गलती ना करें कि आपका सिलेक्शन ना हो। बहुत से स्टूडेंट की ये गलती होती है, वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं, मतलब उन्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बस उसको ही करते जाएंगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तो आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं। अभी अगर हम देखें, सिलेबस का भी पक्का तो नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो जो वर्ग 3 का प्री का एग्ज़ाम हुआ था और वर्ग 2 का भी, तो जो प्री का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही अब आपका सिलेबस रहेगा, और उसमें ही हो सकता है सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, ज़्यादातर वो थोड़े बहुत टॉपिक्स ही चेंज कर देंगे, एक आध सब्जेक्ट नया आ जाएगा। तो अभी तो आप जो पुराना था उसी को पढ़ते रहें, क्योंकि नए सब्जेक्ट वो लाएंगे तो हिंदी नहीं हटाएंगे, मैथ नहीं हटाएंगे, और CTP और पेडागोजी तो आप जानते हैं स्टूडेंट टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक ही एग्ज़ाम करा रहे हैं तो वो CTP पेडागोजी नहीं हटा सकते। इस वजह से आप इस चीज़ पे ध्यान दें। ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पे आप ध्यान दें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर कोई और डाउट है तो कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपके सिलेक्शन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन इतनी कम उम्र में हुआ है, उसी तरह आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो। और मैं बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब मैं पढ़ती थी, बहुत टाइम इन्हीं चीज़ों में हमारा चला जाता है, कौन सी बुक किस तरीके से, किस टीचर से क्या गलती ना करें। तो मैं चाहती हूँ कि एक चैनल आपके लिए ऐसा हो जो जहाँ आपको सब बातें पता चलती जाएँ। आप मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करो, बस पढ़ाई में आपका टाइम जाए। इसलिए जितना हो सकेगा, जो पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।